नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखना ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिले। ऐसा कोई प्रावधान अपने पास नहीं है कि तुरंत ही बता दिया और हो गया, उसके लिए आपको कंप्लीट देखना ही होगा। एग्ज़ाम में किस तरीके के हमारे सवाल बनते हैं उन सभी सवालों की हम लोग बात करते हुए चलते हैं, तो आप लोग इसको कंप्लीट ही देखना। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संसद की जो कार्यवाही चलती है और किस प्रकार चलती है, यानी टाइम क्या क्या होता है उसका, जब शुरुआत होती है तो कितने बजे शुरुआत होती है और उसके अंदर कितने कितने प्रकार के एक संसद सदस्य के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के हम लोग बात करने वाले हैं। थोड़ा सा SI से ये रिलेटेड थोड़ा अधिक हो जाएगा, तो उसके लिए आप लोग इसको पढ़ सकते हैं साथ के साथ। मैंने सोचा इसको कंप्लीट ही मैं आपको सिस्टमेटिक वे से पढ़ा दूं। और लास्ट वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसको वहाँ पर आप लोग देखो, क्योंकि वहाँ पर हमने बात की है किसके बारे में? हमने बात की है जो हमारे पास राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, राष्ट्रपति अभिभाषण होता है, उसके बारे में बात की है, राष्ट्रपति का अभिभाषण। और उसके बाद हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति अभिभाषण के साथ ही हमने बात की है कैसे स्थगन जो पीठासीन अधिकारी होता है किस प्रकार स्थगित कर सकता है सदन को, उसके बारे में हमने बात कर ली है। सत्र आहूत का मतलब क्या होता है, सत्र का मतलब क्या होता है, अधिवेशन का मतलब क्या होता है, ये नॉर्मल चीज़ें मैंने आपके लिए बता दी हैं। फिर भी मैं वापस से एक शुरुआत करूँगा तो बता दूँगा आपके लिए। और उसके बाद हमने बात कर ली है सत्रावसान करता कौन है, और उसके बाद हम लोग बात करें तो विघटन कौन करता है। जैसे लोकसभा विघटन की बात हमने की ही, तो वहाँ पर लोकसभा का विघटन कौन करता है, तो वहाँ लोकसभा का विघटन किसके द्वारा किया जाता है, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा। और कौन कौन सी कंडीशन होती हैं जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाए? लोकसभा का कार्यकाल जब पूरा हो जाता है तो उसके संबंध में क्या होता है? राष्ट्रपति किसको विघटन कर सकते हैं, विघटित कर सकते हैं? लोकसभा को। यानी लोकसभा का जब कार्यकाल पूर्ण हो जाता है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करते हैं? लोकसभा को विघटित करते हैं। और दूसरी कंडीशन हमारे पास कब कर सकते हैं? और सेकंड कंडीशन हमारे पास होती है यदि बहुमत नहीं है, यदि बहुमत नहीं है तो वह क्या कर देते हैं? सरकार को उस समय नहीं है तो वह क्या कर देते हैं? लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। और इसके संबंध में राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है, राष्ट्रपति की ये पावर होती है, वह अपनी स्वेच्छा के अनुसार किसी भी सदस्य को क्या कर सकते हैं? बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं, किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री बना सकते हैं अपने विवेक के अनुसार ही। यानी राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार क्या कर सकते हैं? किसी सदस्य को अपने विवेक के अनुसार क्या बना सकते हैं? प्रधानमंत्री बना सकते हैं। उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री या उस संसद सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे जिसके बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लगता है कि वह बहुमत सिद्ध कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, तो उसके संबंध में जो बहुमत सिद्ध कर सकता है उसको क्या कर देंगे? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना देते हैं। अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं लोकसभा का विघटन हो जाता है तो उसके संबंध में प्रस्तावों पर क्या असर पड़ता है, प्रस्तावों की क्या क्या कंडीशन होती है, उनकी हम लोग बात करते हैं। ध्यान से और अच्छे से आप लोग समझना, ये कल का था, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं किसके संबंध में? अब हम लोग बात करते हैं यदि लोकसभा विघटित हो जाती है तो उस पर जो हमारा प्रस्ताव होता है उन पर क्या असर पड़ता है। लोकसभा के विघटन पर प्रस्तावों पर प्रभाव, यानी क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ कंडीशन लेकर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें, कोई प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था, ध्यान से आप लोग समझना,
कोई प्रस्ताव सबसे पहले लोकसभा में लाया गया था, ध्यान से आप लोग समझना, प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था और लोकसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद प्रस्ताव किसके पास जाएगा? राज्यसभा के पास जाता है। यानी लोकसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद प्रस्ताव किसके पास जाएगा? राज्यसभा के पास जाता है। अब इस ही बीच जब लोकसभा में प्रस्ताव पारित होकर के राज्यसभा के पास चला जाता है तो उसके बाद जो लोकसभा है वो विघटित हो जाती है, तो वह प्रस्ताव क्या सेम ही बना रहेगा या उसमें समाप्त हो जाएगा? तो उसमें क्या कंडीशन होती है, तो इस बात को आप लोग याद रखना। लोकसभा के पारित होने के बाद प्रस्ताव राज्यसभा में है और उस कंडीशन में लोकसभा विघटित हो चुकी है, तो वह प्रस्ताव भी क्या हो जाएगा? वह प्रस्ताव भी समाप्त माना जाएगा या फिर समाप्त हो जाता है। ये आप लोग याद रखना, समाप्त हो जाता है प्रस्ताव कौन सी कंडीशन में? लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है और लोकसभा से पारित होने के बाद विघटित हो गई लोकसभा, तो वह प्रस्ताव भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। एक कंडीशन ये है लोकसभा विघटित होने की। सेकंड कंडीशन हम लोग बात करें और प्रस्ताव पर क्या असर पड़ेगा। जैसे हम लोग बात करें कोई प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था, प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था और लोकसभा में पारित नहीं हुआ वह प्रस्ताव, लोकसभा में प्रस्ताव वह क्या नहीं हुआ है? प्रस्ताव लोकसभा में पारित नहीं हुआ है और वह प्रस्ताव भी लोकसभा में ही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? वह प्रस्ताव भी समाप्त ही माना जाएगा लोकसभा के विघटन के साथ ही। ये बात आप लोग याद रखना। अगली कंडीशन की मैं आप लोगों से बात करूं, यहाँ पर थर्ड कंडीशन की हम लोग बात करें, यदि कोई प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया था और राज्यसभा के साथ ही, जैसे हम लोग यहाँ बात करें प्रस्ताव कहाँ पर लाया गया था? राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया और राज्यसभा में प्रस्ताव लाने के बाद वह राज्यसभा में ही लंबित है। कहाँ पर लंबित है? राज्यसभा में ही लंबित है, वह लोकसभा के पास नहीं गया, वह प्रस्ताव लोकसभा के पास नहीं गया। तो मैं लिख दूंगा, इनकी कंडीशन आपको समझा रहा हूँ पहले। वह लोकसभा के पास नहीं गया तो उस कंडीशन में क्या वह प्रस्ताव समाप्त माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा? जब लोकसभा विघटित हो जाती है, तो इस बात को आप लोग याद रखना। प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया था, प्रस्ताव राज्यसभा में ही है, लोकसभा विघटित हो चुकी है, तो वह प्रस्ताव समाप्त नहीं होगा, ये बात आप लोग याद रखना। तो वह प्रस्ताव समाप्त नहीं होगा, ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना। अब हम लोग अगली कंडीशन की यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये थर्ड कंडीशन थी। अब हम लोग फोर्थ कंडीशन की यहाँ पर बात करें और क्या क्या असर हो सकता है। यदि कोई प्रस्ताव था, कौन कौन से प्रस्ताव होते हैं उन सभी की हम लोग बात करेंगे, पर मैं कंडीशन विघटन के संबंध में आपको समझा रहा हूँ। यदि लोकसभा विघटित हो जाती है तो प्रस्तावों पर क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था और लोकसभा से क्या हो जाता है? वह प्रस्ताव पारित हो जाता है और उसके बाद राज्यसभा से भी वह प्रस्ताव क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। राज्यसभा से प्रस्ताव क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। और इसकी कंडीशन में जब दोनों से पारित होने के बाद किसके पास भेजा जाता है? यह राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। समझना इस बात को आप लोग, तभी वह, यदि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो वह क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, वह विधेयक। अब हम लोग यहाँ पर बात करें, अब लोकसभा में भी उस प्रस्ताव पर क्या थी? एक कंट्रोवर्सी थी, उस पर क्या था? विवाद था। तो वहाँ पर अब राष्ट्रपति के पास वह प्रस्ताव है, तो राष्ट्रपति उसके संबंध में संयुक्त बैठक की भी घोषणा कर सकते हैं और संयुक्त बैठक जब की जाती है उस समय ही लोकसभा विघटित हो जाती है, तो वह प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा या फिर नहीं हो जाएगा, ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना। उस कंडीशन में वह प्रस्ताव समाप्त नहीं होगा,
ध्यान से आप लोग समझो, इसको वापस मैं बताता हूँ। लोकसभा से प्रस्ताव पारित हो चुका है, राज्यसभा से प्रस्ताव पारित हो चुका है, राष्ट्रपति के पास भेजा जा चुका है। अब राष्ट्रपति ने उसके संबंध में, लोकसभा और राज्यसभा के संबंध में आपस में विवाद था और राष्ट्रपति ने उस प्रस्ताव के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। तो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान किया गया तो उस समय या उससे पहले ही क्या हो गई, लोकसभा विघटित हो चुकी है। तो वह क्या प्रस्ताव समाप्त माना जाएगा या फिर समाप्त नहीं होगा, इसके संबंध में कंडीशन क्या है उसको आप लोग याद रखना। वह प्रस्ताव समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। तो वह प्रस्ताव समाप्त नहीं होगा, ये आप लोग याद रखना। प्रस्ताव समाप्त नहीं होगा। तो इसको आप लोग लिखना चाहो तो, नहीं तो मैं फिर आपके लिए लिख देता हूँ। ध्यान से आप लोग इनको नोट्स करना। 4 पॉइंट हैं हमारे पास, उनको मैं लिखता हूँ। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन की हम लोग बात करें, प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था और प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था और वह इस सदन से पारित होने के बाद राज्यसभा के पास भेजा जाता है। और वह प्रस्ताव राज्यसभा में पारित नहीं होता है और उसी समय लोकसभा विघटित हो जाती है। उसी समय लोकसभा विघटित हो जाती है। तो वह प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा। ये भी आप लोग याद रखना, क्या हो जाएगा, वह प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा। और सेकंड कंडीशन लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि लोकसभा में कोई प्रस्ताव लाया गया और वह पारित नहीं हुआ है और साथ के साथ ये लोकसभा विघटित हो जाती है, तो वह प्रस्ताव भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसको भी आप लोग सेकंड को तो खुद ही लिख सकते हैं। से अगली कंडीशन की मैं बात करता हूँ यहाँ पर। जैसे कोई प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया, कोई प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया और वह राज्यसभा में ही लंबित है, उसी समय लोकसभा विघटित हो जाती है। उसी समय लोकसभा विघटित हो जाती है। तो वह प्रस्ताव समाप्त नहीं होगा। तो वह प्रस्ताव समाप्त नहीं होगा,
ये भी आप लोग याद रखना, क्योंकि राज्यसभा कैसा है, स्थायी सदन है और उसी सदन में प्रस्ताव लाया गया था, तो वहाँ पर वह प्रस्ताव क्या नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। अब हम लोग अगली कंडीशन की बात करें, कौन सी कंडीशन है हमारे पास, 3rd नंबर की हम लोग बात करें तो प्रस्ताव लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजे जाने पर उस प्रस्ताव के संबंध में राष्ट्रपति यदि संयुक्त बैठक के प्रावधान की बात करते हैं, संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है, यानी इसकी कंडीशन क्या है, प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित हो चुका है, राष्ट्रपति के पास भेजा जा चुका है। अब राष्ट्रपति ने उसके संबंध में संयुक्त बैठक के प्रावधान की बात की है, तो और उसी समय क्या हो जाती है, संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है और उसी समय लोकसभा विघटित हो जाती है, तो वह प्रस्ताव समाप्त नहीं होगा। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। तो वह प्रस्ताव क्या नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। ये कंडीशन है हमारी एक प्रस्ताव के संबंध में। और इन सब का प्रावधान देखने के लिए कहाँ मिलता है कि ये सारी प्रावधान की क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो इस प्रावधान की हम लोग बात करें तो ये प्रावधान आर्टिकल नंबर 107 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। यह प्रावधान कहाँ देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल 107 में किए गए हैं। ये आप लोग याद रखना, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके संबंध में, उसके बाद हम लोग बात करते हैं लोकसभा में कार्यवाही किस प्रकार चलती है। नॉर्मल हम लोग लोकसभा में जा तो सकते नहीं, पर उसको हम लोग समझ तो सकते हैं ना, होता क्या क्या है हमारी लोकसभा के अंदर, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रावधान की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, संसद की कार्यवाही की बात करते हैं, यानी किस प्रकार हमारी कार्यवाही चलती है। संसद की कार्यवाही, संसद की कार्यवाही की हम लोग यहाँ पर बात करें, स्ट्रक्चर से मैं आपको बताने वाला हूँ इसको।
संसद की कार्यवाही मुख्यतः दो आधारों में, दो प्रकार में चलती है, यानी दो बैठकों में कंप्लीट होती है। दो बैठक का मतलब क्या है? दो भागों में कंप्लीट होती है। दो बैठक, भाग का मतलब होता है हमारी जो कार्यवाही शुरू होती है 11 बजे से शुरू होकर पहले 11 से 12 बजे तक चलेगी और 12 से 1 तक चलेगी, और उसके बाद 1 के बाद 2 बजे के बीच में लंच हो जाएगा। यानी पहले जो शुरुआत की हम लोग बात करते हैं तो 11 से 1 बजे तक चलती है, और उसके बाद 2 बजे से लोकसभा की बात की जाती है तो 6 बजे तक चलती है कार्यवाही, और यदि राज्यसभा की बात की जाती है 2 बजे से 5 बजे तक राज्यसभा की कार्यवाही चलती है। तो वहाँ हम लोग बात करें यह कितने भागों में चलती है, तो संसद की कार्यवाही, संसद की कार्यवाही 2 भागों में पूर्ण होती है। और कौन कौन से हैं? पहले की बात हम करें, पहली कंडीशन, या फिर मैं आपको लिख देता हूं यहीं पर उसी के साथ, कब से शुरू होती है संसद की कार्यवाही। तो शुरुआत की हम लोग बात करें तो 11 बजे से शुरू होती है, और 11 बजे से कब तक चलती है? शाम 5 से 6 तक। ये क्या मतलब है? ये है राज्यसभा और ये है लोकसभा का, 11 बजे से शुरुआत करके। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, 11 से हमारी शुरुआत होती है कार्यवाही, पहले तो 11 से 12 बजे तक चलती है, और उसके बाद हम लोग बात करें 12 से 1 बजे तक चलती है। कब शुरुआत होती है? 12 से 1 बजे तक शुरुआत होती है। अभी बात करूँगा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, और उसके बाद हम लोग बात करें 1 से 2 बजे तक बीच में क्या हो जाता है, हमारा लंच हो जाता है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। फिर 2 बजे से कार्यवाही कब तक चलती है, तो लोकसभा की हम लोग बात करें तो, और राज्यसभा की हम लोग बात करें तो 5 बजे तक चलती है। और हम लोग यहाँ बात करें किसके संबंध में? लोकसभा के, तो कितने बजे तक चलती है कार्यवाही? 6 बजे तक हमारी कार्यवाही चलती है, उसको आप लोग याद रखना। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 11 से 12 बजे तक की कार्यवाही को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कहते हम लोग क्या हैं, तो इसको आप लोग याद रखना। 11 से 12 बजे तक की कार्यवाही को हम लोग बोलते हैं प्रश्नकाल। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रश्नकाल बोलते हैं, जो 11 से 12 बजे तक चलता है। प्रश्नकाल की हम लोग बात करेंगे, कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, स्टार्टेड प्रश्न क्या होते हैं, अतारांकित अनस्टार्टेड प्रश्न क्या होते हैं, उन सभी की हम लोग बात करेंगे। अल्पकालीन जो प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं, उन सभी की हम लोग बात करेंगे इसी के अंदर। उसके बाद हमारी 12 से 1 बजे तक शून्यकाल चलता है। शून्यकाल भी हम लोग बात करेंगे, क्या होता है शून्यकाल का मतलब, उसकी भी हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं। अब उसके बाद हमारी ये चलती है संसद की कार्यवाही। संसद की कार्यवाही, और संसद की कार्यवाही, इसी में हमारे जो प्रस्ताव कंप्लीट होते हैं, कौन कौन से प्रस्ताव आते हैं, उन सभी की हम लोग बात करेंगे एक सेपरेट 2 से 5 बजे तक वाली कार्यवाही में। जैसे हम लोग बात करें प्रस्ताव के संबंध में, कोई भी प्रस्ताव लाए जाते हैं, कई प्रकार के प्रस्ताव होते हैं। प्रस्ताव के नॉर्मल तौर पर हम लोग बात करें जैसे विश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है, समापन प्रस्ताव है, इस प्रकार के जितने भी हमारे प्रस्ताव होते हैं उन सभी की हम लोग प्रस्तावों की बात करेंगे। कौन प्रस्ताव कब लाया जाता है, क्या क्या प्रावधान वहाँ देखने के लिए मिलता है प्रस्ताव के संबंध में, सबकी हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं। तो संसद की कार्यवाही लोकसभा में, या लोकसभा की हम लोग बात करें कब तक चलती है, तो 6 बजे तक। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें संसद की कार्यवाही में राज्यसभा की हम लोग बात करें तो राज्यसभा की कब से कब तक चलती है, तो राज्यसभा की चलती है 5 बजे तक, मॉर्निंग से स्टार्ट होने के बाद। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्रश्नकाल के दौरान हमारे कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस मंत्री से कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, उन सभी की हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पर किसका जवाब कैसे कोई मंत्री देता है उसकी हम लोग यहाँ बात करते हैं। अब पहले आप लोग इसको ये समझ लो, यहाँ पर प्रश्नकाल के दौरान कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारी हम लोग यहाँ पर बात करें तो लोकसभा की हम लोग बात करें या फिर राज्यसभा की हम लोग बात करें, तो राज्यसभा की हम लोग यहाँ साथ के साथ बात कर लेते हैं। राज्यसभा में
राज्यसभा और राज्यसभा की हम लोग बात करें तो वहाँ पर कितने प्रकार के, या फिर लोकसभा की हम लोग बात करें तो वहाँ पर कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इधर लिखते हैं हम इसको, लोकसभा तो हमारे कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पर, सबसे पहला प्रश्न होता है तारांकित प्रकार के प्रश्न। तारांकित प्रश्न क्या होते हैं? ये स्टार्टेड प्रश्न क्या होते हैं? अतारांकित प्रश्न अभी मैं आपके लिए लिखवाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ इसको भी। अतारांकित प्रश्न सेम हम लोग यहाँ पर बात करें, लोकसभा में भी यही प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे, तारांकित प्रश्न। और उसके बाद हम लोग बात करें अतारांकित प्रश्न। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं किसके संबंध में? अब यहाँ पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये होते क्या हैं, या फिर एक सदस्य कितने प्रश्न पूछ सकता है, उसकी बात हम लोग यहाँ पर कर लें। तो पहले आप लोग इसको समझ लो, यहाँ पर कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं एक सदस्य के द्वारा। तारांकित प्रश्न की हम लोग बात करें तो कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं एक सदस्य के द्वारा, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखना। तारांकित प्रश्नों की राज्यसभा की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर कुल 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं एक दिन में कुल 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और यहाँ हम लोग बात करें कितने, एक सदस्य कितने प्रश्न पूछ सकता है उसकी हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये अच्छे से और ध्यान से आप लोग याद रखना। तारांकित प्रश्न राज्यसभा में कितने पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ आपका आंसर होगा 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं तारांकित। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें तो एक सदस्य कितने प्रश्न पूछ सकता है, एक सदस्य की हम लोग बात करें तो एक सदस्य 3 प्रश्न पूछ सकता है। अभी बात करूंगा मैं ये किससे पूछ सकता है, कौन सदस्य पूछ सकता है, सबकी हम लोग बात करेंगे। पहले मैं आपके लिए स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो बाकी हम इसको साफ करने के बाद फिर हम इनको लिख लेंगे। फिर अब उसके बाद हम सेम अतारांकित प्रश्नों की तो अभी बात करेंगे हम लोग। चलो फिर लोकसभा में तारांकित प्रश्नों की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसकी हम लोग बात करें, लोकसभा में तारांकित कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो कुल 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुल 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग बात करें तो एक सदस्य कितने प्रश्न पूछ सकता है, तो एक सदस्य केवल एक प्रश्न पूछ सकता है। इसको हम, एक सदस्य कितने प्रश्न पूछ सकता है, तो वहां आपका आंसर होगा केवल एक सदस्य पूछ सकता है। एक सदस्य केवल एक प्रश्न पूछ सकता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें किसके संबंध में, अतारांकित प्रश्नों के, और यहाँ पर लोकसभा में अतारांकित प्रश्नों के। यहाँ पर हम लोग बात करें अतारांकित के संबंध में तो वहाँ पर कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं टोटल, तो हमारे 160 प्रश्न पूछे जा सकते हैं अतारांकित। 160 प्रश्न पूछे जा सकते हैं टोटल राज्यसभा में। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ कितने टोटल प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो कुल प्रश्नों की हम लोग बात करें, टोटल की हम लोग बात करें तो कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो कुल 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कहाँ पर,
अतारांकित प्रश्न लोकसभा में और राज्यसभा में अतारांकित प्रश्न 160 हमारे पूछे जा सकते हैं। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। अब यहाँ पर बात आ जाए कि कौन सदस्य कितने प्रश्न पूछ सकता है, तो लोकसभा में हम लोग बात करें, एक सदस्य केवल 5 प्रश्न पूछ सकता है। एक सदस्य, लिख लेना यहाँ पर आप लोग इसको, एक सदस्य कितने प्रश्न पूछ सकता है? 5 प्रश्न पूछ सकता है एक सदस्य। और यहाँ राज्यसभा की हम लोग बात करें तो एक सदस्य कितने प्रश्न पूछ सकता है? तो एक सदस्य कोई सीमा निर्धारित नहीं है, कितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये भी आप लोग याद रखना यहाँ पर। तो कोई सीमा नहीं है, इसको आप लोग यहाँ पर लिखना, कोई सीमा नहीं है, अच्छे से, और इसको ढंग से आप लोग याद रखना, कोई भी सीमा नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें तो एक बात आप लोग याद रखना, जो लोकसभा में ये तारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न हैं, तो अतारांकित प्रश्नों में 30 प्रश्नों में से 25 प्रश्न राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों से पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। 25 प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे? जो राष्ट्रपति शासन वाले क्या हैं, हमारे राज्य हैं, उनसे पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चंस या प्रश्न। इनका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात कर रहे हैं तारांकित प्रश्न होते कौन कौन से हैं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। और इसको आप लोग शेयर किया करो, ऐसे तो कैसे काम चलेगा ना, इतना एकदम बेस्ट सिस्टमेटिक वे से हर चीज़ हम पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो आप लोगों का ये भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि आप लोग इसको शेयर करो सभी के साथ। बाकी बड़ी बड़ी बात बोलने के लिए मेरे पास है नहीं, आप लोग समझ ही सकते हो, आपने देखे होंगे लास्ट वीडियो, यदि नहीं देखे हैं तो उनको आप लोग देख कर आओ। हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं, जब एक बार हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो लास्ट तक हम लोग कंप्लीट ही पढ़ाई की बात करते रहते हैं। कोई लाइक, कोई कमेंट्स आपके लिए मैं नहीं बोलता, पर आप लोग इसको शेयर किया करो, उसके लिए आपको लगता हो कि बेस्ट कंटेंट है। तो अब हम लोग बात करते हैं तारांकित प्रश्नों की। तारांकित प्रश्न होते कौन कौन से हैं या उनका निर्धारण करता कौन है? तारांकित प्रश्न तारांकित प्रश्नों की हम लोग बात करें, इन प्रश्नों पर स्टार लगा होता है और कौन लगाएगा स्टार, या निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण संबंधित सदन का अध्यक्ष करता है। संबंधित सदन का अध्यक्ष करता है। संबंधित सदन का अध्यक्ष करता है, यानी लोकसभा की हम लोग बात करें तो वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा, इसको निर्धारित करेगा कि ये प्रश्न कौन सा है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। अब हम लोग यहाँ बात करें तो यह प्रश्न मंत्रियों से पूछे जाते हैं। मंत्रियों से पूछे जाते हैं और इनका जवाब किस प्रकार दिया जाता है, ये सवाल पूछ लेता है, तो उसको आप लोग अच्छे से याद रखना। इनका जवाब मंत्री के द्वारा
मंत्री के द्वारा मौखिक दिया जाता है, मौखिक दिया जाता है। ये आप लोग याद रखना। वहाँ पर हम लोग यहाँ बात करें तो इनका जवाब किस प्रकार दिया जाएगा, तो मंत्री के द्वारा मौखिक तौर पर दिया जा सकता है। अब यहाँ से बात आती है कि कोई सदस्य इसके संबंध में इन प्रश्नों पर, जो ये हमारे तारांकित प्रश्न होते हैं, इन पर कोई सदस्य पूरक प्रश्न पूछ सकता है या फिर नहीं। पूरक का मतलब होता है कि मंत्री ने जवाब दिया तो उसके संबंध में कोई प्रश्न कर सकता है उस पर या फिर नहीं कर सकता। तो ये बात आप लोग याद रखना, इन पर प्रश्न, पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखना, इन पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन पर क्या हो सकता है, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कैसे जवाब दिया जाता है, मौखिक दिया जाता है। इन पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं या फिर नहीं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, यानी प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है, उसका मतलब होता है पूरक प्रश्न। कौन निर्धारित करता है, अध्यक्ष, संबंधित सदन का अध्यक्ष, कि कौन सा प्रश्न कैसा होगा उसके बारे में। तो याद रखना आप लोग, ये वाले हमारे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन कितने प्रश्न पूछ सकता है लोकसभा में, राज्यसभा में, पहले आपके लिए मैंने स्ट्रक्चर वहाँ पर बना ही दिया है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अतारांकित प्रश्नों की, अनस्टार्टेड क्वेश्चंस, उनके बारे में क्या प्रावधान है। अतारांकित प्रश्न, क्या प्रावधान इनके बारे में देखने के लिए मिलता है, तो उसको आप लोग अच्छे से याद रखना। इन प्रश्नों का निर्धारण अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ये आप लोग याद रखना। और इन प्रश्नों का जवाब, इन प्रश्नों का जवाब लिखित रूप में मंत्री के द्वारा दिया जाता है। अच्छे से और ढंग से आप लोग इस बात को याद रखना। अब हम लोग यहाँ बात करें, इन पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं या फिर नहीं पूछे जा सकते, तो उसको भी आप लोग याद रखना। इन पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, नहीं पूछे जाते हैं। ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखना। केवल और केवल किन पर, तारांकित प्रश्नों पर क्या होता है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसको आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। इन पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, यानी प्रश्न के ऊपर प्रश्न आप लोग जो जवाब दिया है उस पर प्रश्न आप लोग नहीं पूछ सकते। ये प्रावधान यहाँ पर अतारांकित प्रश्नों के लिए मिलता है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका। और ये भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। यहाँ पर इसका जवाब जो देने के लिए, प्रश्न का जवाब देने के लिए मंत्री कितने दिन लेता है, तो वहाँ पर उसके लिए 20 दिन दिए जा सकते हैं मंत्री को वहाँ पर जवाब देने के लिए। ठीक है ना, ये बात आप लोग याद रखना है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक प्रावधान देखने के लिए मिलता है, अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना का मतलब क्या है, कोई ऐसा मुद्दा है, लोक महत्व का मुद्दा है, उस पर चर्चा करनी है, तो
तो उसके संबंध में क्या कंडीशन देखने के लिए मिलती है, यानी उसके संबंध में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है, उसकी हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं। जैसे हम लोग बात करें अल्प सूचना प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न की हम लोग यहाँ पर बात करें तो क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है अल्प सूचना प्रश्न के संबंध में। अल्प सूचना प्रश्न के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये ऐसे प्रश्न होते हैं कि कोई ऐसा मुद्दा है जो लोक महत्व से संबंधित मुद्दा है, तो उसके संबंध में चर्चा करने के लिए मंत्री को 10 दिन का नोटिस देकर उस मुद्दे का जवाब मांगा जा सकता है, ये भी आप लोग याद रखना। और उसका जवाब मंत्री के द्वारा मौखिक तौर पर दिया जाता है और इस जवाब पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। तो वह मैं लिखने की इसको कोशिश करता हूँ। अल्प सूचना प्रश्न, यदि कोई मुद्दा, यदि कोई मुद्दा लोक महत्व का, लोक महत्व से संबंधित है, से संबंधित है, यदि कोई मुद्दा लोक महत्व से संबंधित है तो उसके संबंध में, उसके संबंध में मंत्री को 10 दिन का नोटिस देकर, 10 दिन का नोटिस देकर, 10 दिन का नोटिस देकर इस संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है और इसका जवाब मंत्री के द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है, मौखिक रूप से दिया जाता है। क्या इस पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार होता है या नहीं, तो उसको भी आप लोग याद रखना। इस पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार होता है, इसको भी आप लोग अच्छे से ढंग से याद रखना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, हमारे पास शून्यकाल की हम लोग बात करें, प्रश्नकाल की तो हम लोगों ने बात कर ली है। अब हम लोग बात करें शून्यकाल की। शून्यकाल के बारे में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है, होता क्या है शून्यकाल, उसको आप लोग पहले समझो। शून्यकाल का मतलब होता है ऐसा कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं, कोई भी संसद का जो सदस्य होता है उस शून्यकाल के दौरान प्रत्येक संसद सदस्य को समान अधिकार होते हैं। इसमें ऐसा कोई भी सदस्य प्रश्न पूछ सकता है जो प्रश्नकाल के दौरान चर्चा उस पर नहीं की गई है, तो वहाँ पर सभी सदस्यों को, जो संसद के सदस्य होते हैं, उनको समान अधिकार प्राप्त होता है प्रश्न पूछने का मंत्रियों से। तो उसको आप लोग अच्छे से याद रखना। कोई पहले से विषय निर्धारित नहीं होता है इसके संबंध में कि पहले से विषय निर्धारित है, तो शून्यकाल के दौरान कोई ऐसा विषय है तो उस पर वहाँ पर चर्चा करने का प्रत्येक संसद सदस्य को पूर्णतः अधिकार होता है। कंप्लीट सभी को समान अधिकार होता है, उस विषय पर बात कर सकते हैं संसद सदस्य जिस विषय पर प्रश्नकाल के दौरान उन्हें लगता है चर्चा नहीं की गई है।
तो वो कब से कब तक चलता है? 12 से 1 बजे तक चलता है। ऐसा कोई प्रावधान ना तो लोकसभा की कार्यवाही के संबंध में बात करें तो ऐसा कोई नियम कानून नहीं है और संविधान में भी इनका कोई प्रावधान नहीं है। केवल संसद की कार्यवाही में इनके लिए नियम बना रखे हैं, तो वहाँ पर ऐसा विशेष कोई नियम नहीं है शून्यकाल के बारे में कि कोई अलग से प्रावधान है। तो वहाँ पर सिर्फ सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं शून्यकाल के दौरान, ये आप लोग याद रखना। तो वहाँ पर हम लोग बात करते हैं शून्यकाल की। शून्यकाल इसकी हम लोग यहाँ पर बात करें तो क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है? यह भारत की संसद की देन है। कहने का अर्थ यहाँ पर है कि देन है। यहाँ पर अर्थ इसका ये है कि इसके संबंध में संसद ने ऐसा प्रावधान कब किया था? 1962 में किया था, जब युद्ध की कंडीशन आ गई थी। तो उस विषय पर चर्चा करने के लिए ये समय निर्धारित किया गया था शून्यकाल का। तो यह भारत की संसद की देन है। इसे 1962 में शुरू किया गया था। और इसकी हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसमें सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। समान अधिकार प्राप्त होते हैं, ये भी आप लोग यहाँ पर बात याद रखना है। इसमें सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें यहाँ पर लिख लेना, इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न का विषय पूर्व निर्धारित नहीं होता है। पूर्व निर्धारित नहीं होता है। ये भी आप लोग अच्छे से यहाँ पर याद रखना। इस समय जो पूछा जाता है प्रश्न, उस समय कोई भी निर्धारित नहीं होता है पहले से कि इस विषय पर चर्चा शून्यकाल के दौरान की जानी है। तो ये सारी हमने बात की किसके संबंध में? 11 से 12 की कार्यवाही से 12 से 1 तक की। उसके बाद हमारा जो 1 से 2 तक का हो जाता है लंच, भोजन अवकाश हम उसको बोलते हैं। और उसके बाद हमारी 2 से 5 बजे तक राज्यसभा की और 2 से 6 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही चलती है। उसके बाद हम लोग प्रस्तावों की बात करेंगे कि कौन कौन से प्रस्ताव यहाँ पर लाए जाते हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे कि 2 बजे से 5 बजे तक होता क्या है, 6 बजे तक होता क्या है। उन प्रस्तावों के संबंध में हम लोग बात करेंगे। और मैथ की वीडियो आपको चाहिए तो आप लोग प्रायिकता के लिए पढ़नी है आपको प्रायिकता, तो आप लोग कमेंट्स कर देना वीडियो में जा कर के। इस वीडियो में भी आप लोग कर देना कि पढ़नी है। बाकी आप लोग शेयर इसको करना और लाइक भी आप लोग किया करो। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? बाकी इतना बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा नहीं, नॉर्मल आप लोग देखोगे तो। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।